Hello and welcome. In this video, we are going to solve the questions which were asked in previous year JEE, Joint Entrance Examinations. And these questions are, I guess I took from the paper 2024 of physics और ये बहुत ज़्यादा repeated टाइप के questions हैं या फिर इनके टाइप पे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है प्रीवियस ईयर. ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बताता हूँ. लेट अस लर्न इट. ओके, सो पहला क्वेश्चन है अपने पास. टू बॉडीज ऑफ मास 4 and 25 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज. दो मासेज हैं, एक 4 ग्राम का, एक 25 का. दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 एंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा. अगर मैं इसे P1 लिख दूं तो P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ME, और ये E हो गया, या KE कर सकते हैं इसको, K1. P1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2MK1. और रेशियो पूछा है तो P1 P2 का रेशियो इनका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड बाई यहाँ पर आ गया 2MK2. M1 और M2 मासेस के लिए लिख सकते हैं अपन. अब यहाँ पर क्या बता रहा है कि K1 और K2 दोनों बराबर हैं, तो K से K तो ये कट गया और 2 से 2 कट गया. तो P1 बाई P2 हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि P1 बाई P2 इन दोनों का स्क्वायर जो होगा वो M1 बाई M2 इनके बराबर होगा. और P1 P2 अगर मैं निकालूँ यहाँ से, P1 बाई P2 का अगर रेशियो निकालो तो वो हो जाएगा M1 ओवर M2 और इनका अंडर रूट. तो ऊपर है 4 और नीचे है 25. अंडर रूट करेंगे वी गेट 2/5. 2:5. बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ए बॉल सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन द एक्सट्रीम पोजीशन एंड द लोवेस्ट पोजीशन आर इक्वल. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बराबर है. डायग्राम बनाते हैं पहले. यहाँ पर ये एक बॉब या पेंडुलम जो है लटका दिया, बॉब है ये, और ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. ओके, और यहाँ पर पहुँचता है. तो इस पॉइंट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन और इस पॉइंट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन दोनों बराबर है. ये है. इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा देखते हैं. इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा वो देखते हैं. क्वेश्चन है कि ये दोनों बराबर हैं तो ये थीटा कितना होगा. ठीक है, अगर मैं एनर्जी की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर हमें एनर्जी खेलना पड़ेगा थोड़ा सा. वर्क पावर एनर्जी का ही चैप्टर चल रहा है, मैं बताना भूल गया था. वर्क पावर एनर्जी एंड थोड़ा सा फ्रिक्शन, बाकी तो चीज़ें आती हैं. तो इस पॉइंट के ऊपर पहले तो कि इस डिस्टेंस के बारे में पता करना पड़ेगा क्योंकि काम आता है. अगर ये पूरा L है या R है तो ये जो डिस्टेंस बचा मेरे पास, ये डिस्टेंस हो जाएगा, इसको क्या बोलते हो, H. तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा H, और H की वैल्यू मैं निकालूँ. अगर ये L है यहाँ पर, अगर ये L है यहाँ पर, तो ये वैल्यू क्या हो गई, L cos थीटा. ये वैल्यू हो गई L cos थीटा. ये वाली पूरी वैल्यू, ये वाली लाइन, ये हो गई L cos थीटा. ओके, और इस L cos थीटा को अगर मैं इस पूरे L से यहाँ से यहाँ तक भी तो L ही है, अगर L में से L cos थीटा माइनस कर दूंगा तो H बच जाएगा मेरे पास, है ना, H बच जाएगा. तो H इज इक्वल टू, यहाँ पर H इज इक्वल टू L माइनस L cos थीटा विच इज इक्वल टू L1 माइनस cos थीटा. ये इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब जब ये इस पॉइंट पर आ रहा है, भाई यहाँ था, ये यहाँ से इधर चला गया इस पॉइंट पर, तो ये H ऊपर चला गया. H हाइट के ऊपर इसकी, ये तो हमारा स्टेट मान लिया हमने, ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. पोटेंशियल एनर्जी U क्या होगी ग्राउंड स्टेट पर 0. इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh, और H की वैल्यू हमारे पास ये है. तो यहाँ पर आ गई पोटेंशियल एनर्जी mgl1 माइनस cos थीटा. mgl1 माइनस cos थीटा. अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल एनर्जी क्या थी, इनिशियल ग्राउंड लेवल के ऊपर था. ग्राउंड लेवल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी. तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं. चेंज ही तो इधर उधर होता है. जितना काइनेटिक में कम हुआ उतना पोटेंशियल में बढ़ गया, जितना पोटेंशियल में कम हुआ उतना काइनेटिक. एक्सट्रीम पोजीशन पर चला गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, सिर्फ पोटेंशियल बची. मिनिमम पॉइंट पर धरती की तरफ है, बिल्कुल स्टेट लेवल के ऊपर, वहाँ पर पोटेंशियल 0. तो काइनेटिक एनर्जी जो है शुरू की, जो mv स्क्वायर है, हाफ mv स्क्वायर, वो
mgl 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। m से m कट जाएगा और यहाँ हमारे पास एक फैक्टर निकल के आएगा v/l, क्योंकि ये v स्क्वायर बाई एल या v स्क्वायर बाई आर काम आता है, इज इक्वल टू 2g 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें एक्सेलेरेशन, जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन मैं निकालूं बाहर की तरफ, वो कितना हो जाएगा, जब बिल्कुल स्ट्रेट, जब बिल्कुल नीचे है ये, तब यहाँ पर ये एक्सेलेरेशन जो का हुआ डाउनवर्ड जो एक्सेलेरेशन आए वो हमारे पास एक तो आ रहा है, हमारे पास डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन v स्क्वायर बाई एल जो है वो आ रहा है, जो कि इसके बराबर। दूसरा एक्सेलेरेशन जब यहाँ पर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पर चला गया है, तब इधर इस तरफ इसको खींच रहा है, एक तो बाहर की तरफ खींच रहा है, mg किधर है यहाँ, अरे mg तो नीचे की तरफ है, इस तरफ क्या हो गया, अगर ये थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा हो गई, और ये हो गया mg का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो एक एक्सेलेरेशन इस तरफ है, ये वाला एक्सेलेरेशन ही उसके बराबर है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है कि जो v स्क्वायर बाई एल है वही हमारा mg साइन थीटा के बराबर है। m में अगर हटा दूँ, m नहीं आएगा ना इसमें, एक्सेलेरेशन है, g साइन थीटा के बराबर है। और यहाँ पे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन ऑलरेडी पड़ा है कि v स्क्वायर बाई एल, अरे या एनर्जी वाले से निकाला हमने v स्क्वायर बाई एल, ये है, इन दोनों को 2 और 3 को इक्वेट करते हैं। 2 और 3 को अगर इक्वेट करें कि g साइन थीटा इज इक्वल टू 2g कॉस थीटा, नहीं 2g, ये कितना था, 2g 1 माइनस कॉस थीटा, 2g 1 माइनस कॉस थीटा, g से g कट गया। और अगर इन दोनों को इधर उधर, एक फॉर्मूला होता है वो आपको पता हो तो, 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू होती है टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 टाइम्स टेन इनवर्स 1/2। ओके, गॉट द आंसर। टू टाइम्स टेन इनवर्स 1/2, बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ 100 kg स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस, एक ब्लॉक 100 kg का वो एक डिस्टेंस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। कितना डिस्टेंस है, 100 का, 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.4। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू क्या हो गई, 0.4। ओके, एंड जो मास है, मास कितना है, 100 kg, डिस्टेंस आ गया अपने पास 10 मीटर। ठीक है, सो ये अगर ये सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ पर मास है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मास गया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर। नीचे की तरफ फोर्स लग गई mg और ऊपर की तरफ लग गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों बराबर। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, जो कि mg के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया, F इज इक्वल टू म्यू जो कि 0.4 है, m मास जो कि कितना है 100, और g कितना है 10। तो फोर्स हमारी आ गई 400 न्यूटन। ओके, और अगर वर्क डन देखो तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो कितना डिस्टेंस, 10 मीटर इसने कवर किया, 4 आ गई 400, और 10 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 जूल का अपने पास वर्क डन आ जाएगा, जूल्स में 4000। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle. Vertical circle में ऐसे देखो, एक तो ये horizontal circle हो गया ऐसे, vertical में ऐसे, vertical circle में घूम रहा है। सर्कल का रेडियस है 1 मीटर और 10 RPM। एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये RPM, बट ये ओमेगा क्या होता है, वो एंगल पर सेकंड, यानी कि थीटा पर सेकंड या फिर रेडियन पर सेकंड में नहीं है, आरपीएम है, राउंड्स पर मिनट है। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन तो देखें पहले। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये स्टोन हो गया यहाँ पर, ये लोवेस्ट पॉइंट पर आ गया, गोल 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 घुमा दिया। तो जब स्टोन इस पॉइंट पर आता है तो यहाँ पर इसमें टेंशन कितनी होगी। लेट मी ड्रॉ अगेन, साफ पेज के ऊपर
यहाँ पर स्टोन बंधा हुआ है, इस पॉइंट पर लोएस्ट पॉइंट पर आएगा ये स्टोन। जब ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर दो चीज़ लगेंगी, एक तो नीचे की तरफ लगेगा mg प्लस बाहर की तरफ, जब किसी चीज़ को ऐसे गोल 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 घुमाते तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो क्या होती है, mr ओमेगा स्क्वायर। और यही दोनों चीज़ें बाहर की तरफ हैं और पीछे की तरफ क्या होगी, टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू आ गई हमारे पास mg प्लस mr ओमेगा स्क्वायर। mg की वैल्यू, m कितना है 900 ग्राम, 900 ग्राम यानी कि 0.9 मल्टीप्लाई mg, g हो गया 9.8, ओके, प्लस m अगेन 0.9 kg, r हो गया 1, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आरपीएम को निकालते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई जो n दे रखा है n 10 डिवाइड बाई 60, ये आ गया हमारा रेडियन। 2 पाई से मल्टीप्लाई करने से रेडियन आ गया, 60 से डिवाइड करने से पर सेकेंड आ गया, ओके। तो ये अपना कुछ कट के आया 1/3 पाई बाई 3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 1, यहाँ पर आ गया 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 3 स्क्वायर्ड, और यहाँ पर आंसर आता है कुछ 9, 72, 81, 81 प्लस 7 88, 8.82, तो यहाँ से कुछ निकल कर आया, प्लस ये हो गया 0.9 प्लस पाई बाई 3 का, पाई का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये भी कुछ 9.8 के आसपास ही आ रहा है, पाई का स्क्वायर ये दिया हुआ ना इधर, ये रहा पाई स्क्वायर 9.8, तो पाई स्क्वायर 9.8 डिवाइड बाई 9, ठीक है, 9 से 9 ये कट गया, यहाँ पर बचता हमारे पास 10, 0.98, तो 8.82 डिवाइड बाय प्लस 0.98, ऐसा कुछ आंसर है क्या, 17.8 इसका आंसर है, ये कुछ 9.8, इसको जोड़ेंगे 9 8 17, 17.8 के आसपास ये इसका आंसर आ जाता है, ओके। नेक्स्ट, A bob of a pendulum was released from a horizontal position, इसको ऐसे से घुमा के horizontal ऐसे, और जब वो horizontal position तब उसको छोड़ दिया। The length of pendulum is 10 मीटर, पेंडुलम की लेंथ 10 मीटर है। If it dissipates 10% of its energy, ये देखो ये पेंडुलम है यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ लेकर आए वर्टिकल पोजीशन पर, और इस वर्टिकल पोजीशन से इसको छोड़ा तो इससे तो ट्यूं करके नीचे जाएगा, ठीक है, और नीचे जाने में बोल रहा है कि 10% एनर्जी ये अपनी खो देता है। तो इट्स इनिशियल एनर्जी एंड अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस द स्पीड एट विच बॉब अराइव्स लोएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये ए है और ये बी है, तो ए से जब ये बी पर जाता है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी रहेगी। इनिशियल और फाइनल एनर्जी वही हो गई, जब वहाँ पर रुका हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल मैक्सिमम, पोटेंशियल कितनी हो गई एम जी और एच आर के बराबर ही है जो इसका रेडियस है, और इस एनर्जी का कितने परसेंट नीचे आएगा 90%, आई लाइए 90 बाई ये क्या करा, देखो पूरी जो एनर्जी थी वो कितनी थी 100%, और उसमें से जब नीचे आता गया तो नीचे आते आते सिर्फ 90% इसके पास एनर्जी बची, तो एम जी एच यानी कि आर का, एम जी आर का 90% किसके बराबर हो गया, नीचे आने के बाद हाफ एम वी स्क्वायर का, ओके। एम से एम तो कट ही गया, एम से एम कट गया रे, आर की वैल्यू क्या है, एम की पेंडुलम की जो लेंथ है, लेंथ तो पेंडुलम 10 और एम बचा ही नहीं अपने पास, बाकी 10 ऐसे रखेंगे तो आ जाएगा, तो ये जी की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 10 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, ये 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/2, वी स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं, ये 90 का 180, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 180, एंड ये हो गया ना ऊपर जाकर 180, एंड वी की वैल्यू आ गई 180 का अंडर रूट। 180 को क्या लिख सकते हैं हम, 180 को लिखो भाई 36 टाइम्स 5 है ना, एंगल में पड़ा होगा, पाई बाई 5 इज 36, तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 6 बाहर आ गया, 6√5, ओके, 6√5 आंसर 1। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा, इसमें सिर्फ आपको रट लेना है कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो √5gr होती है, इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है c पर वो √3gr के बराबर होती है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होती है सिर्फ √gr। तो रेशियो पूछा है इन दोनों की वेलोसिटी का, जब भी किसी चीज़ का ऐसे वर्टिकल सर्कल में गोल 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 घुमाते हैं, वर्टिकली ऊपर नीचे, तो यहाँ पर 5gr वहाँ पर gr, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे
तो वेलोसिटी एट ए एंड सी। देखो क्या क्वेश्चन है, ए बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l एंड इट इज इम्पार्टेड अ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसको मिनिमम इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी गई कि वो ए पॉइंट पर कि वो कंप्लीट कर देता है हाफ सर्कल को, रीचिंग द टॉप मोस्ट पोजिशन बी पोजिशन पर, मतलब पूरा ऐसे करके यहाँ से छोड़ा तो पूरा हाफ सर्कल कंप्लीट, अब हाफ कंप्लीट हो गया तो वो उसके आगे भी चला जाएगा। ठीक है, रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जीज का। ओके, काइनेटिक एनर्जीज, तो हमें एक बात पता है, क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का भी स्क्वायर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर्ड। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी सी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू हाफ एम वी ए पॉइंट पर एंड डिवाइड बाई 1/2 एम वी सी पॉइंट पर। तो ये हाफ और ये तो कट गया, तो वी ए का स्क्वायर डिवाइड बाई वी सी का स्क्वायर, और वी ए की जो वैल्यू है वही आ गई हमारे पास। ये देखो वी ए की नीचे वाले पॉइंट पर √5 GR और ऊपर वाले पॉइंट पर √GR। तो ये √GR ए पॉइंट पर, ए की तरह नीचे वाला है, ए पर 5 √5 और नीचे आ गया √1, GR से GR से GR कैंसिल और स्क्वायर कर देंगे इसका, तो स्क्वायर से 5:1। अगर नीचा और ऊपर वाला पूछा है तो 5:1। ए बाई बी पूछा है, ए बाई बी, यार मैं सी लिख रहा हूँ इसको, ये बी है भाई, इधर आएगा ना GR। अरे यार ये बी है, बी ही यार, बी की ही ये होती है, तो 5:1 आंसर आ गया ट्रू। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द पॉइंट ए के ऊपर यहाँ पर ये रखा हुआ है, बॉल से आपको दिख रही है, फ्रिक्शनलेस, यहाँ से ये फुर्र से निकल कर आती है, ऐसे भागेगी। तो क्वेश्चन ये है कि जब ये बी पर पहुँचती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है। इट इज़ जेंटली पुश टूवर्ड्स राइट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज द पॉइंट बी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है इसमें। देखो जब ये ऊपर है तो यहाँ से ये चला और यूँ चला, तो ऊपर से तब इसका डिस्टेंस है ये कितना है 1 मीटर का। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक था नहीं क्योंकि चल नहीं रहा, पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा इस पॉइंट पर मौजूद काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी ये पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो इसके पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों के बराबर हो जाएगी। क्या समझा यार, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जब वो नीचे आया तब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, h क्या हो गया आधा, तो mgh/2 हो गई। इतना ही तो है। ओह यस, पहले थी mgh आधे रास्ते, पहले 1 मीटर था डिस्टेंस, बाद में आधा मीटर हो गया, तो ऊपर एनर्जी थी mgh, आधे पे है तो क्या होगी mgh/2। m की वैल्यू, मास की वैल्यू, अ पार्टिकल इज प्लेस ए के ऊपर, इट इज जेंटली पुश टूवर्ड्स राइट द स्पीड, वो जो स्पीड पूछी है, तो हाफ mgh जो ये होगा यही इसके हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर के बराबर। ठीक है, हाफ m v स्क्वायर के बराबर। कुछ मिसिंग तो नहीं है इसके अंदर, हाँ ठीक है। तो ये m से m कट गया, g की वैल्यू रख ली मैंने 10, h की वैल्यू यहाँ पर क्या थी 0.5, मतलब 1/2, अरे 0.5, h/2 का मेरा मतलब ही है 0.5। ठीक है, तो ये 0.5 हो गया। फिर से देखो, 1 मिनट रुको, कन्फ्यूज़न होने का नहीं। पहले ये यहाँ था इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर इसके पास थी एनर्जी mgh, लेकिन जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो इसकी एनर्जी, पहले ये डिस्टेंस था 1 मीटर का, यहाँ पर ये डिस्टेंस है हाफ मीटर का, हाफ मीटर, तो यहाँ पर ये आ गया mgh/2, यही हाफ, ये h जो है ये 0.5 यानी कि 0.5 mg, और ये 0.5 mg जो है ये हाफ m v स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 0.5 m की जगह m, ये m से m कट गया, और 10 की जगह g की जगह रख दिया 10 इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर, ये हो गया 50, और 50 का डबल हो गया 100, नहीं 5 हो गया ना, 10 और 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 यहाँ से चला गया, 10 आ गया इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई √10।
सेकेंड आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये भी बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना। देखो ऊपर की तरफ एक क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज पुश्ड अप बाय अ सरफेस इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल 60 बाय अ फोर्स 10 न्यूटन। 10 न्यूटन की फोर्स से इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, पैरेलल जो है किसके, इंक्लाइन प्लेन के, और इसका जो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री। जब ब्लॉक इज पुश्ड बाय 10 मीटर अलोंग, अगर ब्लॉक को 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर के डिस्टेंस तक खींचा गया तो वर्क डन बताओ कितना होगा। वर्क डन, न्यूटन फोर्स 10 न्यूटन, मास m, म्यू 0.1 एंड एंगल 60। एक बार डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर है, ये अपना बॉक्स हो गया, ये एंगल हो गया 60 डिग्री, इस तरफ ये खींचेगा, इस तरफ खींच रहा है ये 10 न्यूटन की फोर्स से। अब देखो नीचे की तरफ इस पे क्या लगेगा, mg, और इस तरफ क्या लगेगा, ये एंगल क्या हो गया, ये इस तरफ हो गया ये mg साइन थीटा, और इस तरफ लग गया ये mg cos थीटा, और mg cos थीटा किसके बराबर हो गया, नॉर्मल के। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स अभी क्या हो गई थी, ये हो गई थी म्यू mg होता है, लेकिन mg नहीं है, g cos थीटा के कंपोनेंट पे काम कर रहा है, तो mg cos थीटा। म्यू की वैल्यू बता दी 0.1, m की वैल्यू कितनी है, कितना भारी है ये, 10 किलो का, 1 किलो का है। g की वैल्यू 10, cos 60 1/2, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, 5। आंसर आ गया 0.5 न्यूटन। तो 0.5 न्यूटन का फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, 0.5 पीछे की तरफ लग रहा है। 0.5 न्यूटन के फोर्स को अगर उस तरफ हम धकेल रहे हैं तो एक cos थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। दो चीज़ देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रही है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, ब्रेक लगा रहे हो, तो ब्रेक लगा रहे होते हैं, तो ब्रेक की वजह से अगर वर्क डन पूछा जाएगा तो वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वर्क डन की वजह से वेलोसिटी स्लो होती है। तो 0.5 किस तरफ सरक रहा है, ये नीचे की तरफ। 0.5 जो फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रही है, और 10 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ। और डिस्टेंस कितना कवर किया, 10 मीटर का। तो आंसर आएगा -5 जूल। ओके, वर्क डन बाय या अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स 10, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये मेरे हिसाब से फिर से पॉजिटिव ही हो जाना चाहिए। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो मुझे बता, इफ़ आई एम नॉट राइट तो मुझे बता सकते हो। ऑलवेज वेलकम। एन आर्टिलरी पीस ऑफ एन आर्टिलरी पीस, धा मास m1 फायर्स अ शेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली ऐसे करके गोली मारी गई। इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग के तुरंत बाद क्या हुआ, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द आर्टिलरी एंड शेल का बताओ भाई। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बोल रखा है, तो यहाँ से अच्छा हाँ, इसमें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो आउटपुट आती है वो क्या होती है कि जो मोमेंटम होता है, इनिशियल मोमेंटम, वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इनिशियली मोमेंटम 0 तो फाइनली भी 0 होगा, यानी कि जितना मोमेंटम गन का हुआ उतना ही मोमेंटम किसका हो गया, गोली का हो गया, दोनों बराबर। अच्छा जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, p² डिवाइडेड बाई 2m, क्योंकि p², अरे यही तो था थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले यही था, हमेशा यही रहेगा, p² = 2m × ke। ये वाला फॉर्मूला यहाँ इधर उधर थोड़ा सा अगड़म बगड़म तिगड़म लगा के जादू, तो 2m हो गया काइनेटिक एनर्जी 2। तो यहाँ से हमें दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, जब हमारा ये क्या रहे, कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट। तो यहाँ पर ke1 या ke ऑफ गन डिवाइड बाई ke ऑफ शेल मतलब गोली होता है, शेल गोली। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ गोली शेल एंड डिवाइड बाई मास ऑफ गन। तो अगर ये m1 m2 है तो ये m2/m1 हो जाएगा, आई गेस। ठीक है, m1 फायर का है, m2 गोली का है, तो ये m2/m1 उल्टा हो गया। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg बिगिंस टू मूव अलोंग। ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। यू नो व्हाई, बिकॉज इट हैज़ कैलकुलस, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 किलो की बॉडी है, 2 किलो का वजन है इसमें। बिगिंस टू मूव अंडर एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। टाइम डिपेंडेंट का मतलब एक फोर्स ऐसी जो कांस्टेंट नहीं है, और जब कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं होती तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमें कुछ और करना है,
पता नहीं क्या करना है, देखते हैं। द पावर डिवेलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी इज, पहले हम आते हैं फोर्स के पास। फोर्स की इक्वेशन F इज इक्वल टू 6T I प्लस 6T स्क्वेयर J न्यूटन, ये हो गई। अगर फोर्स को मास से डिवाइड कर दिया जाए, 2 किलो का मास है, फोर्स को अगर मैं मास से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A हो जाएगा। तो दोनों से, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 ही है, तो पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया A इज इक्वल टू 3T प्लस 3T स्क्वेयर J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट चेंज, न्यूटन से क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं A को डिफरेंशिएट करूँ तो क्या आएगा, ये पता नहीं। वेलोसिटी को नहीं, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके क्या आ जाएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक के लिए। a को अगर हम कर दें यहाँ पर, 0 से a तक हो जाएगा, ये तो 0 t तक के लिए अगर इसको करेंगे तो 3T I प्लस 3T स्क्वेयर J, और इसका हो गया dt। अरे भैया dv बाई dt होता है a, तो dv हो गया a dt, ओके, और v 0 से v तक के लिए हो गया a dt, 0 से t तक के लिए, 0 से v तक का v हमने मान लिया v ही होगा, और a t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि 3t का इंटीग्रेशन हो गया 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका हो गया 3t स्क्वायर का 3t क्यूब बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, और वैल्यू है कितने सेकंड पे पूछा है, ये तो v निकला है, पावर पूछ रहे हैं। आइला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर p इज इक्वल टू एफ वी होता है क्या, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू पावर, energy is also equal to work, work per unit time is also equal to power, and work is force into distance is equal to power, और distance over या displacement over time is velocity, तो power is equal to F into V। F की वैल्यू आ गई, कितने सेकंड पे पूछा है, सबकी वैल्यू धर देते हैं। ये 6T स्क्वायर डिवेलप्ड T सेकंड पे ये कुछ है ही नहीं, ये तो उलझ पुलझ हो जाएगा यार। मल्टीप्लाई करो तो 3T6, अच्छा 2 kg का मास है, 6T प्लस 3T स्क्वेयर, 6T स्क्वेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये था हमारे पास 6T I प्लस 6T स्क्वेयर्ड J, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने वेलोसिटी से, जो कि आ गई हमारे पास 3T स्क्वेयर बाई 2 I प्लस 3 एंड T कैंसिल हो गया था, T क्यूब J। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या बनेगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, आई से आई डॉट जे, डॉट प्रोडक्ट जैसा दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट पावर वाट। सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से ये हो गया 3 और 3 3 9, 9T स्क्वायर, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, फिर इसका इसी से बचेगा, और ये हो गया प्लस 6T की पावर 5 वाट पावर। घबराने का नहीं रहे, होता है, थोड़ी उलझने आती हैं, आंसर सही होने के चांसेस होते हैं। देखो हमारा आंसर कहाँ मैच कर रहा है, ये रहा,
60, एक और एक, 2 नहीं हुआ, 3 नहीं हुआ, एक और एक ये 90 स्क्वायर, 2 और एक 3, 9t³ प्लस 6t⁵, 9t³ 6⁵। अरे बाबा, आ तो गया आंसर, कन्फ्यूजिया आ गए थे हम थोड़ा सा हैं। तो यही थे आज के क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऐसी और वीडियो आती रहेंगी। अगला टॉपिक अगर आप चाहते हो तो यू कैन कमेंट, I will give you lectures, questions and their solutions on them. Thank you very much for watching. Have a good time ahead.